नमस्कार दोस्तों, सिविल एजुबेस IAS PCS एकेडमी की इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का हार्दिक रूप से स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्राचीन काल में पारसिक और यूनानी आक्रमण के बारे में। तो भारत पे जो पहला विदेशी आक्रमण था वो ईरान के हकमनी वंश के राजाओं ने किया था। डेरियस प्रथम को भारत पर आक्रमण करने में प्रथम सफलता मिली थी। डेरियस प्रथम ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद इसे अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था। दोस्तों, साइरस प्रथम विदेशी था जिसने भारत पर चढ़ाई करने का प्रयास किया था। डेरियस प्रथम के पुत्र जेरेक्सस ने अपने भारतीय प्रांतों का पूर्ण उपयोग सैनिक जत्था बनाने के लिए किया था। जेरेक्सस ने भारतीय सैनिकों को लड़ने के लिए ग्रीस में भेजा था। ईरानी आक्रमण के चलते पश्चिमोत्तर भारत में खरोष्टी लिपि का प्रचार हुआ था। ये लिपि आपको याद रखनी है भैया। खरोष्टी लिपि कब थी, पाली कब थी, प्राकृत कब थी, ये सब याद रखना है आपको। ईरानी आक्रमण से आर्मेइक लिपि का प्रचार हुआ। अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा जो थी वो ईरानियों द्वारा आरंभ की गई थी और छत्रप प्रणाली का विकास जो है वो ईरानी आक्रमण के समय में हुआ था। उसके बाद दारा प्रथम के 3 अभिलेख हैं, बेहिस्तून, पर्सिपोलिस और नवशेरुस्तम से सिद्ध होता है कि उसी ने सर्वप्रथम सिंधु नदी के तटवर्ती भारतीय भूभागों को अधिकृत किया था। दरा तृतीय को यूनानी शासक सिकंदर के द्वारा परास्त किए जाने पर भारत पर पारसिक आधिपत्य जो है, पारसिक मतलब ईरानी जो आधिपत्य है वो समाप्त हो गया था। अशोक ने चट्टानों पर अभिलेख खुदवाने की जो प्रथा थी वो एकमेनिड शासकों से ली थी। जो अशोक ने अपने जो अभिलेख खुलवाए हैं वो जो है कहाँ से ली गई है वो प्रथा, वो एकमेनिड शासकों से ली गई है। पारसिक छत्रप प्रणाली का प्रयोग जो है वो भारत में शक तथा कुषाण शासकों ने किया था। इसको पारसिक राजाओं ने महाराजाधिराज, परम दैवत और परम भागवत जैसी भारतीय उपाधियां जो हैं वो धारण की थी। डेरियस तृतीय ने भारतीय सैनिकों को सूचीबद्ध करके उन्हें सिकंदर से लड़ने के लिए भेजा था। ईरानी शासकों ने सिंध तथा गांधार प्रदेशों पर अधिकार किया था। हकमनी शासक द्वारा तृतीय को सिकंदर ने हराया था। एक हकमनी शासक जो दरा तृतीय था उसको सिकंदर ने हराया था। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप द्वितीय। और उसका जन्म कब हुआ था सिकंदर का? वो 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर का जो गुरु था वो यूनानी दार्शनिक अरस्तु था। सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम क्या था? बहुकेफला या बुकेफेलस भी कहते हैं उसको। बहुकेफला भी कहीं कहीं आपको नाम पढ़ने के लिए मिलेगा। लुसेंट में बहुकेफला मिलेगा, लेकिन प्रिय घोड़े का नाम यहाँ पे क्या दिया है? बुकेफेलस। इंपॉर्टेंट है, याद करना दोस्तों। सिकंदर की अंतिम विजय जो थी वो पाटल थी। सिकंदर का प्रधान सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर, जिसकी पुत्री से जो है चंद्रगुप्त मौर्य, ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हो जाती है। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री जो हेलेना है उससे उसकी शादी हो जाती है चंद्रगुप्त मौर्य की, जिसे सैंड्रोकॉट्स कहा गया है। ठीक है, याद रखना ये सारे पॉइंट्स। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के आगे जाने से मना कर दिया था। भारत विजय अभियान के अंतर्गत सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में बल्ख यानी कि बैक्ट्रिया को जीतने के बाद काबुल होता हुआ हिंदुकुश पर्वत को पार किया। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने सिंधु नदी पार कर भारत की धरती पर कदम रखा था। उसके सबसे प्रसिद्ध युद्ध झेलम नदी के तट पर पौरव राजा पुरु पौरस के साथ हुआ था, जो वितस्ता का युद्ध या हाइडेस्पिच का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर ने 2 नगरों की स्थापना की थी। पहला नगर था निकैया और अर्थात विजयनगर, विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में, तथा दूसरा नगर बुकेफेलस यानी कि अपने प्रिय घोड़े के नाम पर उसने स्थापित किया था। सिकंदर जो था स्थल मार्ग से 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में ज्वर से हो गई थी। ज्वर मतलब बुखार से हो गई थी। ठीक है, तक्षशिला के राजा आम्भी ने सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए थे। सिकंदर की सेना जल सेनापति नियार्कस के नेतृत्व में समुद्र के रास्ते वापस चली गई थी। सिकंदर ने जीते हुए भारतीय क्षेत्र को 3 प्रदेशों में गठित कर दिया था। सिकंदर भारत में 19 महीने रहा तथा भारतीय प्रदेशों को सेनापति फिलिप को सौंपकर वापस लौट गया। सिकंदर के अभियान से भारतीयों को 4 स्थल और 4 जलीय मार्गों का पता चला था। अब सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव क्या था कि सिकंदर के आक्रमण से यहाँ के राजाओं की आपसी वैमनस्यता जो थी वो प्रदर्शित हो गई थी, क्योंकि कोई भी राज्य एकजुट होकर सिकंदर के आक्रमण का सामना नहीं कर सका, बल्कि कुछ एक राज्य ने तो सिकंदर की मदद भी कर दी उल्टी। ठीक है, इस आक्रमण के बाद इतिहास की तिथिवार जानकारी प्राप्त होने लगती है। ये जो 326 का आपका हाइडेस्पिच का या वितस्ता का युद्ध कहा जाता है, झेलम के किनारे हुआ था जो। आक्रमण के पश्चात अनेक छोटे छोटे राज्यों का विलय जो है वो प्रारंभ हो गया, यानी कि विलय का मतलब एक दूसरे में जब राज्य मिलना शुरू कर देंगे वो विलय होता है। पश्चिमी भारत के कई राज्यों में यूनानी शासन की स्थापना हो गई। आक्रमण के कारण नए व्यापार मार्गों का पता चला, जिससे वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा मिला। यूनानी मुद्रा का प्रचलन भारत में प्रारंभ हुआ, जिससे भारतीय मुद्रा पर भी यूनानी प्रभाव नजर आने लगा। यूनानी कला का भारतीय कला के साथ समन्वय स्थापित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप गांधार कला जो है वो अस्तित्व में आई। यूनानी मुद्रा की तरह भारत में भी उलूक शैली के सिक्के प्रचलित हुए। सिकंदर भारतीय दार्शनिक कालानास को अपने साथ ले गया।
अब देखो यहाँ मौर्य वंश के बारे में आपको वंशावली दे रखी है। मौर्य वंश को जो स्थापित करा था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने करा था 322 में। उसके बाद उनके जो पुत्र हुए बिंदुसार, जिसको अमित्र घात भी कहा जाता है। बिंदुसार के जो ये आपके पुत्र हुए सुसीम, अशोकवर्धन और विगतशोक। ठीक है, सुसीम का जो पुत्र था वो निगरोध था, लेकिन इसका वंश ही खत्म हो जाता है। अब अशोकवर्धन का क्या था, महेंद्र, संघमित्रा, चारुमती, कुणाल, ठीक है, आपका जालौक, तीवर। लेकिन ये जो है आपका कुणाल, इसमें बंध्रपालित है, दशरथ है, संप्रति है, शालीशुक है, फिर देवधर्म वर्मन है, शतधनुष है, बृहद्रथ जो अंतिम शासक है मौर्य वंश का। लेकिन आपको इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, आपको बिंदुसार पढ़ना है और अशोक पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ पे जो अशोक के हैं ये महेंद्र और संघमित्रा, जो कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका पहुँच जाते हैं। और लास्ट में आपको बृहद्रथ पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है ये। चंद्रगुप्त मौर्य से समझते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व तक इसका जीवन काल बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक किसको हराया था, धननंद को, या घनानंद भी इसका नाम आता है, उसको हरा के मौर्य वंश की स्थापना 322 ईस्वी में करी थी। घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की जो मदद करी थी वो चाणक्य ने करी थी। चाणक्य के दो नाम और हैं, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। मैं कई बार बता चुका हूँ, एक ही फैक्ट्स को याद रखा करो, डिपेंड मत रहा करो कि अगली वीडियो में सर फिर से बताएंगे। ठीक है, कहीं पे एक बार बता दिया ये बड़ी बात होती है, बार बार से रिपीट करना उस चीज़ को पॉसिबल नहीं होता और वीडियो भी लंबा होता जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था चाणक्य था, उसके दो नाम थे, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। जैसे एक ही व्यक्ति के तीन नाम हो सकते हैं, इस तरीके से थे। ठीक है, अब ये जो था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था और इसने नंद वंश का जो शासक था घनानंद, इसको हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद कर दी थी। सिकंदर के लौट जाने और उसकी अकाल मृत्यु के कारण पंजाब में फैली अराजकता का चंद्रगुप्त ने लाभ उठाया और अपने सुयोग्य परामर्शदाता मंत्री चाणक्य की मदद से वह पंजाब का सम्राट बन गया। तक्षशिला धनुर्विद्या तथा वैदक की शिक्षा के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या काम करा था, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सैनिक शिक्षा यहाँ पर ग्रहण किया था। कौशल के राजा प्रसन्नजित मगध का राजवैद्य जीवक, सुप्रसिद्ध राजनीतिविद चाणक्य, बौद्ध विद्वान वसुबंधु आदि ने यहाँ पे क्या करी थी, शिक्षा प्राप्त करी थी। अब मौर्य प्रशासन के बारे में देखते हैं। देखो, इसको बहुत ध्यान से आँख खोल के पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय अधिकारी तंत्र क्या है कि सबसे ऊंचे जो अधिकारी थे वो तीर्थ कहलाते थे। अरे तीर्थ आजकल तो क्या है, तीर्थ पे जा रहे हैं, है ना, वो तीर्थ नहीं, ये तीर्थ कहलाते थे। जो उच्च अधिकारी थे उनको तीर्थ कहा जाता था और 18 तीर्थ थे, ये ध्यान रखना। देखो 18 तीर्थ को आपको डिस्क्राइब करेंगे। 18 तीर्थ कौन से थे, इंपॉर्टेंट ये है। जैसे अमात्य, अमात्य को क्या, प्रधानमंत्री, अमात्य का मतलब प्रधानमंत्री। पुरोहित का मतलब प्रधानमंत्री और उसका प्रमुख धर्माधिकारी। समाहर्ता का मतलब कौन था, जो राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। राजस्व मतलब कि टैक्स वाला जो विभाग होता था। सन्निधाता मतलब कोषाध्यक्ष, जितना पैसा कोष में आता था उसको रखने वाला कोषाध्यक्ष सन्निधाता कहलाता। एक होता था प्रदेष्टा, यानी कि फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। नायक कौन था, नायक होता था सेना का संचालक। कर्मांतिक होता था उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक, उद्योग धंधे। ठीक है, व्यावहारिक कौन होता था, दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश। दंडपाल कौन होता था, सेना की सामग्रियों को जुटाने वाला प्रधान अधिकारी। आठवीं कौन होता था, वन विभाग का प्रधान। अंतपाल कौन होता था, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। दोवारिक कौन होता था, राजमहल की देखभाल करने वाला प्रधान। आंतवैशिक कौन होता था, सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान। जो सम्राट की खुद की अंगरक्षक जो सेना होती थी उसका जो प्रधान होता था, जो सम्राट की, जिसपे सम्राट की एक तरीके से जिम्मेदारी होती थी कि इसकी सुरक्षा तुम्हें करनी है, वो होता था आंतवैशिक। नागरक या पौर, वो कौन होता था, नगर का प्रमुख अधिकारी या नगर कोतवाल कहा जाता था उसको। दुर्गपाल कौन होता था, फिर राज्य के दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष। जो राज्य के जितने भी दुर्ग होते थे उनको रक्षा करने का जिसका कार्य होता था वो होता था दुर्गपाल। अब युवराज कौन होता था, वो राजा का उत्तराधिकारी, जो राजा के बाद उसके सिंहासन पर बैठने वाला था, राजा का बेटा कहा जाता था जिसको युवराज। सेनापति कौन होता था, युद्ध विभाग का मंत्री। और मंत्री परिषदाध्यक्ष कौन होता था, परिषद का अध्यक्ष। ठीक है, अब देख लो, चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है जो मौर्य काल के इतिहास को जानने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, मौर्य काल के बारे में कहाँ से पता चलता है भैया, दो स्रोत मिली, अब ध्यान रखोगे। एक तो मेगास्थनीज की इंडिका, हालांकि वो अब उपलब्ध नहीं है आज की डेट में, लेकिन मेगास्थनीज की इंडिका से एक तो मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलेगा और एक तुम्हारा चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है वहाँ से मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलेगा। तो दो पुस्तकें जरूर याद रख लेना भैया। ठीक है, और पुस्तकें तो प्राचीन काल की सभी याद कर पाओ तो बहुत ही अच्छी बात है। एग्जाम में आपको मिलेगा, सुमिलित करना है, बार बार कह रहा हूँ। एक चीज़ याद करोगे तो एक क्वेश्चन मिलेगा डेफिनेटली। ठीक है, बाद में ये चीज़ें छोड़ते जाओगे ना, बाद में वहाँ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे फिर। तो इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ों को याद कर लिया करो।
ब्राह्मण साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र काल का और जैन एवं बौद्ध साहित्य उसे क्षत्रिय कुल का मानते हैं। ब्राह्मण साहित्य क्या मानते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र मानते हैं, जबकि जैन और बौद्ध साहित्य जो है उसे क्षत्रिय मानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के नाम क्या है? सैंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स और चंद्रगुप्त कहा है। चंद्रगुप्त उसको जूनागढ़ अभिलेख में कहा है, एंड्रोकोट्स उसको प्लूटार्क ने कहा है। प्लूटार्क एक आपके एक इतिहासकार हैं, प्राचीन इतिहासकार। सैंड्रोकोट्स कौन है? स्ट्रैबो। सैंड्रोकोट्स किसने कहा है? स्ट्रैबो, एरियन और जस्टिन ने इसको सैंड्रोकोट्स कहा है। चंद्रगुप्त मौर्य की संज्ञा का प्राचीनतम जो अभिलेखीय साक्ष्य है वो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य की संज्ञा का जो प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है वो कहाँ मिलता है आपको? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। जूनागढ़ अभिलेख कौन सी लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में है। मैं बार बार से आपको बता रहा हूँ, ब्राह्मी लिपि, पाली लिपि, प्राकृत लिपि, आपकी खरोष्टी लिपि, आर्यमाइक लिपि, ये सब की सब लिपियाँ आपको पता होनी चाहिए भैया, कौन सी लिपि कब चल रही थी, कब इसका कौन सी भाषाओं में कौन से ग्रंथ कौन सी लिपि में लिखे गए। इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। इससे ही आपके कथन कारण के क्वेश्चन बनेंगे, उनके लिए तैयार रहना। चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस के बीच युद्ध जो था वो 305 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसमें सेल्यूकस जो है वो पराजित हो गया। फलस्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में एक संधि हुई। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया था, ठीक है। हेलेना था उसका नाम, याद रखना। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाल दिया। बात समझ में आई? अगला क्या है? सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भी भेज दिया था, ठीक है। 500 हाथी उपहार भी दे दिए उसको, दहेज भी देना होता था ना, 500 हाथी उपहार भी दे दिए उसको। मेगस्थनीज ने इंडिका की रचना कर दी, जिसमें मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में बताया गया है। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दे दिए थे, ये प्लूटार्क ने बताया है। चंद्रगुप्त को यूनानियों ने क्या कहा है? सैंड्रोकोट्स। बात समझ में आई? चंद्रगुप्त को यूनानियों ने क्या कहा है? सैंड्रोकोट्स कहा है। अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त ने क्या कर लिया था? जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को एरिया, अराकोसिया, ग्रहदेशिया प्रांत दे दिए थे, ठीक है। यानी कि काबुल, कंधार और हेरात और तरान जो प्रांत थे वो दे दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी जो हेलेना थी वो सेल्यूकस की पुत्री थी। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की जानकारी हमें कहाँ मिलती है? तमिल ग्रंथ अहनानुरु और पुरुनानुरु से, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के 6 अंग थे। कौन कौन से थे? एक तो घोड़े वाली सेना, एक हस्ती सेना, एक पैदल सेना, नौसेना, रथ सेना और सैन्य सहायता विभाग। अब जो विभागों के अध्यक्ष थे उसको अमात्य कहा जाता था। अमात्य मतलब कि प्रधानमंत्री, विभाग का प्रधान। बात समझ लो, अमात्य का मतलब क्या हो गया? विभाग का प्रधान, प्रधानमंत्री एक तरीके से, ठीक है। चंद्रगुप्त का जैन गुरु कौन था? भद्रबाहु था। भद्रबाहु और कौन था? भद्रबाहु। भद्रबाहु वही है जिसने दिगंबर मत का समर्थक करा था। बात समझ लो। चंद्रगुप्त का जैन गुरु कौन था? खुद भद्रबाहु था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो थी वो कर्नाटक के श्रावण बेलगोला में स्थित चंद्रागिरी पहाड़ी पर 298 ईसा पूर्व में हो जाएगी, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से भूखे प्यासे रहकर शरीर का त्याग किया था। अब देखो, संलेखना विधि जैन धर्म से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था, तो जैन धर्म के सिद्धांतों का ही तो पालन करेगा ना वो, तो इसलिए संलेखना विधि से उसने अपने शरीर का त्याग कर दिया, ठीक है। दिमाग लगाना है क्वेश्चन में, पहले इसको पढ़ना है दिमाग से, उसके बाद जब टिक लगाओगे तो आँख नाक खोल के लगाना है बिल्कुल सही तरीके से। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोट्स की पहचान भारतीय ग्रंथों में चंद्रगुप्त से की है। विलियम जोन्स। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख सेना लेकर समूचे भारत पर आधिपत्य स्थापित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल जो थे पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन नामक झील का निर्माण कराया था। मेगस्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं था। मेगस्थनीज के अनुसार दास प्रथा नहीं था। मेगस्थनीज भारतीय समाज को 7 जातियों में विभक्त किया था। 7 जातियाँ कौन कौन सी थी? दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर या शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सभासद तथा अन्य शासक वर्ग। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा नाम दिया था। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। बिंदुसार क्या है? बिंदुसार का जो समय है वो 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जो बिंदुसार है वो 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठ गया। यूनानी लेखक बिंदुसार को अमित्रोकेट्स या अमित्र घात के नाम से भी जानते हैं। बिंदुसार के समय में तक्षशिला में क्या हुआ था? विद्रोह। तक्षशिला विद्रोह को दबाने के लिए अशोक और सुसीम को भेजा गया था। बिंदुसार के दरबार में यूनानी राजदूत कौन सा आया था? डाइमेकस, ठीक है। बिंदुसार के जो नाम है भद्रसार कहा गया है उसे वायु पुराण में, अमित्रोकेट्स या मित्रघात कहा गया है यूनानी लेखकों के द्वारा, सिंहसेन कहा गया है जैन ग्रंथों में, एलेड्रोकेट्स कहा गया है स्ट्रैबो के द्वारा, और बिंदुपाल कहा गया है चीनी विवरण में, ठीक है। बिंदुसार ने सीरिया के राजा एंटीओकस से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक मांगा था।
बिंदुसार ने सीरिया के जो राजा थे उनका नाम था एंटीओकस, उनसे मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक मांग लिया था। ठीक है, एंटीओकस ने दार्शनिक भेजने से मना कर दिया था। उसने एंटीओकस से दार्शनिक मांगा, लेकिन उसने दार्शनिक भेजने से मना कर दिया। क्लियर हो गई बात। बिंदुसार जो है वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार कौन से संप्रदाय को मानने वाला था? तो आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था मेरे भाई। पिंगल वत्स नामक आजीवक जो था वो आजीवक विद्वान जो था वो बिंदुसार के दरबार में रहता था। अशोक के राजा बनने की भविष्यवाणी किसने करी थी? पिंगल वत्स ने करी थी। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक जो था वो उज्जैन में राज्यपाल था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो रेड लाइन से हो रहा है इस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। उज्जैन में राज्यपाल था बिंदुसार की मृत्यु के समय में। बिंदुसार ने 2 समुद्रों के बीच की भूमि समेत 16 राज्यों को जीत लिया था। आजीवक बनने से पूर्व बिंदुसार ब्राह्मण धर्म को मानता था। ध्यान रखना, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था ये बताया, लेकिन आजीवक संप्रदाय से पहले कौन सा धर्म मानता था? तो ब्राह्मण धर्म को मानता था। चाणक्य ने 3 मौर्य राजाओं के राज्य का संचालन किया है। तक्षशिला विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? अधिकारियों का दुर्व्यवहार था। क्लियर। उसके बाद चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, यानी कि इसका बचपन का नाम क्या था? विष्णुगुप्त। चाणक्य ने अर्थशास्त्र यानी कि राजनीतिक विज्ञान की रचना की है। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। चाणक्य के पिता का नाम था चणक। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, चरक नहीं चणक, इसको ध्यान से। ठीक है, इसके बाद था अशोक। अशोक का जो टाइम पीरियड है वो 269 ईसा पूर्व से 269 बीसी से 232 ईसा पूर्व है, 232 बीसी। मौर्य साम्राज्य का महानतम शासक था अशोक और ये चक्रवर्ती सम्राट थे। सिहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। अभिलेखों में अशोक को देवनाम प्रिय या देवनाम प्रियदर्शी नाम से संबोधित किया गया है और पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर बसाया। अब अशोक के जो नाम हैं, अशोक मौर्य कहा गया है गिरनार अभिलेख में, पुराण में कहा गया है अशोक वर्धन, भाबरू शिलालेख में कहा गया है पियदस्सी और मास्की, गुजरा, नेत्तूर, उद्देगोलम अभिलेख में कहा गया है अशोक। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब देखो कलिंग के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लो। कलिंग जो था वो 261 ईसा पूर्व में नंदराज का शासक था। नंदराज जो था वो कलिंग का शासक कब था? 261 ईसा पूर्व में, और हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने 261 ईसा पूर्व में ही कलिंग की विजय की थी। और कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली। तो अशोक ने नेपाल में ललित पत्तन नगर बसाया था। अशोक चक्र धम्म चक्र का वर्णन करता है जिसमें 24 तिल्लियाँ हैं। जो आपका हमारे फ्लैग में होता है ना, वो 24 तिल्लियों वाला जो अशोक चक्र है वो। ठीक है, इसे अशोक चक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि लॉयन कैपिटल सारनाथ सहित सम्राट अशोक द्वारा जारी अशोक के फरमानों पर चक्र उत्कीर्ण किए गए हैं। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष त्याग कर धम्म घोष अपनाया। ठीक है, अशोक की कर नीति की जानकारी जुम्मिन अभिलेख से मिलती है, यानी कि वो उसका जो टैक्स का जो सिस्टम था उसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? अशोक की कर नीति क्या थी, जो उसका टैक्स असेसमेंट का जो एक मेथड था, एक फार्मूला था, वो क्या था, उसकी जानकारी हमें मिलती है जुम्मिन अभिलेख से। अब बौद्ध धर्म अपनाने से पहले, अब अशोक तो बौद्ध धर्म अपना लेगा क्योंकि कलिंग विजय के बाद वो अपने पुत्र और पुत्री जो संघमित्रा और आपका ये है महेंद्र जो है, इन दोनों को अब श्रीलंका भेज देता है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो सीधी सी बात है, जब कोई राजा किसी धर्म को अपना लेगा उसी का तो प्रचार प्रसार करने अपने बच्चों को भेजता है वो। तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उसने भेज दिया, मतलब कि अशोक जो था वो बौद्ध धर्म को मानता था, जबकि उसके दादा जो थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन उसके जो पिता थे वो आजीवक संप्रदाय को मानने वाले थे। तो इस चीज़ को ध्यान से समझना। ठीक है, बौद्ध धर्म अपनाने से पहले वो भगवान शिव की पूजा करता था, यानी कि वो शैव संप्रदाय से जुड़ा हुआ था। याद रखना, आपसे पूछ सकता है, आपसे मान लो कि इस तरीके से आपको एक सेंटेंस बना के दे दे कि अशोक जो था वो प्रारंभ में शैव धर्म को मानता था और जबकि बाद में उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। अब जो आधे जो बच्चे हैं जिसको नहीं पता, वो क्या सोचेंगे कि वो तो शुरू से ही बौद्ध धर्म को मानता होगा ना। ठीक है, अगर आपने नहीं पता तो आपकी भी गलती नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। प्रांतीय प्रशासन क्या है? उत्तरापथ मतलब तक्षशिला, अवंती राष्ट्र मतलब उज्जैनी, कलिंग मतलब तोसली, दक्षिणापथ मतलब सुवर्णगिरी, प्राचीन मतलब पाटलिपुत्र। इंपॉर्टेंट है, पाटलिपुत्र मतलब आज का पटना, ध्यान रखना। अशोक को उपगुप्त ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। ठीक है, अब चंद्रगुप्त को किसने करा था?
बताओ। चंद्रगुप्त कर रहा था जैन, ये जो जैन गुरु थे आपके, एक तरीके से इसके जैनियों के दिगंबर वाले जो मत के संप्रदाय के थे, कौन थे? भद्रबाहु। और अशोक को उपगुप्त ने बौद्ध धर्म में दीक्षित करा था। वहाँ जैन धर्म था, यहाँ बौद्ध धर्म है, इसको ध्यान से देख लेना। बराबर पहाड़ियों पर आजीविकों के लिए अशोक ने कर्ण, चौपाल, सुदामा और विश्व झोपड़ी गुफाओं का निर्माण कराया था। अशोक ने लुम्बिनी को धार्मिक करों से मुक्त कर दिया था। ये जो फैक्ट्स है ना, ये आपसे यूपीएससी या स्टेट पीसीएस जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हो सिविल सर्विस का, उसमें पूछते ही ज़रूर है, ध्यान रखना। आपको ये लगेगा यार ये क्या पूछ लिया हमसे, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ें पूछता है इस तरीके से, ठीक है। अशोक ने लुम्बिनी को धार्मिक करों से मुक्त कर दिया था। अशोक की माता का नाम था सुभद्रांगी। सुभद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी, ठीक है। असंधिमित्रा और कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी। कारुवाकी के पुत्र का नाम था तीवर। अशोक की एक अन्य पत्नी नागदेवी से उत्पन्न पुत्र पुत्री महेंद्र और संघमित्रा थे, जो विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिया था। मौर्यकालीन साम्राज्य जो है वो 4 प्रांतों में बटा हुआ था। प्रादेशिक, राजुक, युक्तक। ये सभी अधिकारी प्रति 5वें वर्ष राज्य निरीक्षाटन के लिए जाते थे। अशोक के धर्म के मुख्य सिद्धांत। कलिंग युद्ध के भीषण रक्तपात को देख अशोक का हृदय जो है वो कांप उठा और उसने भविष्य में अहिंसा की नीति अपनाने की ठानी। उसने बौद्ध धर्म से दीक्षा ली और एक नए मत का संस्थापक बन गया, जो अशोक के धम्म के नाम से जाना जाता है। धम्म मतलब ये धर्म है और कुछ नहीं है। धम्म, ये लोग धम्म कहते थे, हम धर्म कहते हैं, बस इतना फर्क है। अशोक के धम्म के प्रमुख सिद्धांत क्या थे? तो देख लो, इसमें बड़ों का आदर करना, छोटों के प्रति उचित व्यवहार करना, सत्य भाषण यानी कि सत्य बोलना, अहिंसा और आपका दान करना, पवित्र जीवन जीना, सत्य, शुभ कर्म, धार्मिक सहनशीलता इत्यादि, ठीक है। अशोक के राज्यादेश क्या थे? तो अशोक ने अपनी प्रजा के पथ प्रदर्शन और उन्हें धार्मिक सिद्धांतों से परिचित कराने के लिए चट्टानों, स्तंभों और गुफाओं पर राज्यादेश खुदवा दिए, ठीक है। राज्य के आदेश, राज्यादेश मतलब राज्य के आदेश, के राज्य का क्या आदेश है आप लोगों के लिए, जनता के लिए, ठीक है। जैसे मोदी जी ने आपका CAA लागू कर दिया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, जिसमें उन्होंने जो भी आपका आदेश दिया, जैसे क्या उन्होंने कहा कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के जो 2014 से जो पहले के लोग हैं, उनको जो है धार्मिक आधार पे जो उनके साथ भेदभाव हुआ वो भारत में आ सकते हैं, शरणार्थी के तौर पे भारत उनको नागरिकता देगा, ये जो CAA ये कहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आजकल तो वो क्या है, इंटरनेट पे चल रही है वो खबर। अशोक के समय तो वाईफाई था नहीं, तो ऐसी स्थिति में वो लोग क्या करते थे, चट्टानों पे, स्तंभों पे और गुफाओं पे अपने आदेश को खुदवा दिया करते थे, ठीक है। ये आदेश अशोक के साम्राज्य के 30 भिन्न भिन्न स्थानों पर मिलते हैं। भिन्न मतलब अलग अलग स्थानों पर मिलते हैं, ठीक है। शिलालेख क्या है? इसमें अशोक की धार्मिक यात्राओं, धर्म के नियमों, अहिंसा की नीतियों के विषय में लिखा है। 14 शिलालेख है। 2 लघु शिलाओं वाले राज्यादेश है और 2 कलिंग राज्यादेश है भाबरू राज्यादेश से। स्तंभ लेख क्या है? 3 प्रकार के हैं। 7 स्तंभ राज्यादेश, लघु स्तंभ राज्यादेश, तराई के स्तंभ लेख। गुफा लेख क्या है? जो गया के पास बराबर की पहाड़ियों के 3 गुफाओं के दरवाजों पर मिले हैं। तृतीय बौद्ध संगीति के बाद अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक कौन थे? तो लंका में भेज दिया था इन्होंने किसे? महेंद्र और संघमित्रा को। उत्तरी कनारा में भेज दिया था रक्षित को, मैसूर में महादेव को और मध्यांतिक को, कश्मीर गांधार में, धर्म रक्षित को पश्चिमी भारत में, मध्यम को हिमालय में, महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र में और महारक्षित को यवन राज्य में। अब देख लो भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है इस पेज पे, जो है अर्थशास्त्र में निर्दिष्ट प्रमुख अध्यक्ष कौन कौन से। तो जो लक्षणाध्यक्ष था वो मुद्रा और टकसाल का अध्यक्ष था। टकसाल बताना क्या होती है? जहाँ सिक्कों की ढलाई होती है। ये जो 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का सिक्का होता है, वहाँ ढलाई होती है। कहाँ? टकसाल में, ठीक है। अपने यहाँ 4 टकसाल है। तो पौतवाध्यक्ष क्या है? माप तौल का अध्यक्ष। सीताध्यक्ष कौन होता था? राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। आंकड़ा अध्यक्ष क्या होता था? खानों का अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट है, मिलान करने के लिए आएगा, जरूर रट लेना इसको, ठीक है। आंकड़ा अध्यक्ष क्या होता था? खानों का अध्यक्ष। गणिकाध्यक्ष कौन होता था? वेश्याओं का अध्यक्ष। नवाध्यक्ष क्या कौन होता था? जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष। पत्तनाध्यक्ष कौन होता था? बंदरगाहों का अध्यक्ष। देवता अध्यक्ष कौन होता था? धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष। मुद्राध्यक्ष कौन होता था? सिक्का रॉयल चीन का। लोहाध्यक्ष कौन होता था? धातु विभाग का अध्यक्ष। सुवर्णाध्यक्ष कौन होता था? पशुधन विभाग का अध्यक्ष। शुल्काध्यक्ष कौन होता था? राजकीय धन जुर्माना आदि कार्यों का अध्यक्ष। विविता अध्यक्ष कौन होता था? चरागाहों का अध्यक्ष। सोनाध्यक्ष कौन होता था? बूचड़ खाने का अध्यक्ष। पणियाध्यक्ष कौन होता था? वाणिज्य व्यापार का अध्यक्ष। सूत्राध्यक्ष कौन होता था? रुई कातने कपड़ा बुनने के उद्योग का संचालन करने वाला। अब मौर्यकालीन शिलालेख कौन कौन से? एक तो शाहबाजगढ़ी का है, जिसकी खोज हुई 1836 में, खरोष्टी लिपि में आई।
मानसेहरा जो है वो 1889 में इसकी खोज हुई, खरोष्टी लिपि में है। गिरनार जो है 1822 में इसकी खोज हुई, ब्राह्मी लिपि में। धौली जो है वो 1837 में इसकी खोज हुई, ब्राह्मी लिपि में। कालसी जो है उसकी खोज हुई 1837 में, ब्राह्मी लिपि में। जौगढ़ जो हुई उसकी खोज 1850 में, ब्राह्मी लिपि में। सोपारा जो हुई उसकी खोज हुई 1882 में, ब्राह्मी लिपि में। एरागुड़ी जो है उसकी खोज हुई 1916 में, ब्राह्मी लिपि में। अशोक के जो स्तंभ लेख हैं, प्रयाग स्तंभ लेख मिला है आपको इलाहाबाद में, दिल्ली टोपरा मिला है आपको दिल्ली में, दिल्ली मेरठ मिला है दिल्ली में, रामपुरवा मिला है चंपारण बिहार में, लौरिया नंदनगढ़ मिला है आपका चंपारण बिहार में, लौरिया अरेराज मिला है आपका चंपारण बिहार में। ठीक है। अशोक के लेखों से संबंधित तथ्य क्या है कि अशोक का उल्लेख जो है वो मास्की, नेतुर, गुजरा और उदयगोलम अभिलेख में है। अशोक के अभिलेखों को 1837 में सबसे पहले किसने पढ़ा है? जेम्स प्रिंसेप ने। इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। टोपरा और मेरठ के स्तंभों को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली मंगवाया था। टोपरा और मेरठ के जो स्तंभ थे उनको फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली मंगवाया था। कौशाम्बी स्तंभ को अकबर इलाहाबाद लाया था, जिसे अशोक ने स्तंभ लेख उत्कीर्ण कराए थे। बैराट का अभिलेख जो है वो कनिंघम कलकत्ता लाया था। अशोक के जो शिलालेख हैं वो 14 वृहद शिलालेख है, लघु शिलालेख है, पृथक शिलालेख, वृहद स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख में विभाजित है। ठीक है। अब देखो, अभिलेख को विस्तार से जानते हैं कि अशोक के शिलालेख और उनके विषय क्या थे। पहले शिलालेख में पशु बलि निषेध बताया गया, यानी कि पशुओं की हत्या करना, पशुओं की बलि देना गलत है। ठीक है, मनाही है उसकी। दूसरे शिलालेख में बताया है कि मनुष्य और पशु चिकित्सा व्यवस्था तथा विदेशों में धम्म प्रचार का उल्लेख है। तीसरे शिलालेख में बताया राजुक और युक्त की नियुक्ति तथा राजकीय अधिकारियों को हर 5 वर्ष पर राज्य भ्रमण करने का आग्रह, यानी कि जो राज्य के अधिकारी हैं वो जनता के बीच में भी तो जाए ना, जनता के बीच की समस्याएं लेके आए। चौथा शिलालेख कहता है भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा, अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में। पांचवा शिलालेख कहता है धम्म महामात्रों की नियुक्ति। छठा शिलालेख कहता है प्रशासनिक सुधारों और आत्मनियंत्रण की शिक्षा का उल्लेख। सातवां शिलालेख कहता है अशोक की सभी धार्मिक मतों के प्रति निष्पक्षता। आठवां शिलालेख कहता है बोध गया की यात्रा का उल्लेख और विहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा का प्रतिपादन। नवा शिलालेख कहता है सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख। 10वां शिलालेख कहता है राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित की सोचें। 11वां शिलालेख कहता है धम्म की व्याख्या, धम्म क्या है ये बताता है 11वां शिलालेख। 12वां शिलालेख कहता है धार्मिक सहिष्णुता पर जोर और स्त्री महामात्रों की नियुक्ति। 13वां शिलालेख, अब इससे पता चलता है स्त्री महामात्रों की नियुक्ति मतलब स्त्रियों की जो स्थिति थी अशोक के समय में वो अच्छी थी। 13वें शिलालेख में क्या बताया जाए? कलिंग युद्ध का वर्णन और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात और धम्म विजय की घोषणा। विदेशों में धम्म प्रचार, जो ये इतने सारे लोग भेज दिए थे ना विदेशों में, उनका उल्लेख किया गया 13वें शिलालेख में। 14वां शिलालेख जो है पहले 13 शिलालेखों का पुनरावलोकन तथा जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करता है। अशोक के अधिकांश जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में, यहाँ देख रहे हो ना, ये ब्राह्मी लिपि में है। गिरनार, धौली, कालसी, जौगढ़, सोपारा, एरागुड़ी। ठीक है, तो अशोक के ज़्यादातर जो अधिकांश अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में हैं। 2 वृहद शिलालेख जो मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी है वो खरोष्टी लिपि में है। इंपॉर्टेंट है, देखो बाद में ये मत बोलना सर ने पढ़ाया नहीं था, मैं आपको कंप्लीट जो एनालिसिस है वो निकाल के दे रहा हूँ। अब जो ये लास्ट का कुछ दिन बचे हैं एग्जाम के लिए, उसमें आपको बिल्कुल निचोड़ दिया जा रहा है हर सब्जेक्ट का। ठीक है। कंधार अभिलेख 2 भाषाओं ग्रीक और आर्मेइक भाषा में लिखे गए हैं। अशोक के अभिलेखों में कंधार को छोड़कर शेष सभी जो है वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। लैम्पाक में खंडित अवस्था में एक अभिलेख पाया गया है जो आर्मेइक भाषा में है। इलाहाबाद स्तंभ जो कौशाम्बी से लाया गया था, इस पर समुद्रगुप्त और जहांगीर के भी अभिलेख हैं। वृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। स्तंभ लेखों की कुल संख्या कितनी है? 13, जो 10 स्तंभों पर अंकित है। 4 लघु स्तंभ लेखों में से एक को रानी का लेख कहा जाता है, जो इलाहाबाद में है। विभाजित लेख इलाहाबाद, सांची और सारनाथ स्तंभों पर पाए गए हैं। अब देखो, अशोक के स्तंभ लेख पर उत्कीर्ण पशु, यानी कि कौन से अभिलेख पर कौन से पशु का अंकन है, तो लौरिया नंदनगढ़ में मिला है 1 शेर वाला, रामपुरवा में मिला है 1 सिंह, सारनाथ में मिला है 4 सिंह, सांची में मिला है 4 सिंह। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अशोक के स्तंभ एकाश्म अर्थात एक ही पत्थर से तराशकर बनाए गए हैं। इनके निर्माण में चुनार के बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। सांची का स्तंभ कहाँ है? विदिशा मध्य प्रदेश में। भरहुत का स्तंभ कहाँ है? सतना मध्य प्रदेश में। तथा सारनाथ स्थित धर्मराजी का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। अब मौर्य वंश का राजकीय चिन्ह आपसे पूछेगा कि क्या है? मयूर, मोर था। जैसे गुप्त वंशों का जो राज्य चिन्ह था वो गरुड़ था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। रुमिनदेई और निगाली सागर स्मारक स्तंभ लेख हैं, दोनों नेपाल में है, रुमिनदेई भी और निगाली सागर भी। इंपॉर्टेंट है। प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा कौन सा है? 13वां शिलालेख।
सातवां स्तंभ लेख सभी लेखों में सबसे बड़ा है। ये मैंने क्या बताया, प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा कौन सा होगा, 13वां शिलालेख है, जबकि सातवां स्तंभ लेख जो है वो सभी लेखों में सबसे बड़ा है। अशोक के शिलालेख की खोज जो है वो 1750 में पाइट पाद्रेटी फैंथेलर ने की थी। राज्याभिषेक से संबंधित मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। हमने क्या बताया था, बुद्ध धर्म को मानता है तो बुद्ध शाक्य कहेगा ना। सोहगोरा और महास्थान अभिलेख में दुर्भिक्ष के अवसर पर राज्य द्वारा कोष्ठागार से अनाज वितरण का विवरण मिलता है। भाबरू अभिलेख अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख है। बौद्ध परंपरा अशोक को 84,000 स्तूपों के निर्माण का श्रेय जो है वो प्रदान करती है। अशोक का प्रधानमंत्री जो था वो राधागुप्त था। फ्लीट अशोक के धम्म को राजधर्म मानते हैं। जो फ्लीट है वो अशोक के धम्म को राजधर्म मानते हैं। रोमिल थापर के अनुसार धम्म अशोक का अपना आविष्कार था। ठीक है, रोमिल थापर के अनुसार जो धम्म था वो अशोक का अपना आविष्कार था। अब मौर्य प्रशासन की बात करो तो मौर्य प्रशासन में क्या है, सत्ता का केंद्रीयकरण राजा में होते हुए भी वह निरंकुश नहीं होता था। अब जो सत्ता का केंद्रीयकरण था वो राजा में था, लेकिन राजा फिर भी निरंकुश नहीं था कि जो मर्जी वो करे, ऐसा नहीं था। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग निर्दिष्ट किए थे, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र। ये सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं बार बार से। राजा द्वारा मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति जो थी वो उनके चरित्र की भलीभांति जांच के बाद की जाती थी। इस क्रिया को उपधा परीक्षण कहा जाता था। अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख है जिसे तीर्थ कहा गया है। तीर्थों के अध्यक्ष को महामात्र कहा गया है। प्रांतों का शासन राजवंशीय कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। विषय मतलब जिला विषयपति के अधीन होता था। जिले का प्रशासनिक अधिकारी जो था वो स्थानिक था, जो समाहर्ता के अधीन था। समाहर्ता ऊपर बताया था मैंने कौन है, ठीक है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, गोप, जो 10 गांवों का शासन संभालता था। समाहर्ता के अधीन प्रदेष्टि नामक अधिकारी होता था। प्रदेष्टि भी बताया था, कोतवाल जो होता था, ठीक है, नगर दुर्ग रक्षक, जो स्थानिक गोप और ग्राम अधिकारियों के कार्यों की जांच करता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन जो था वो 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभक्त था। अब जो 6 समितियां उनके बारे में सुन लो। प्रथम समिति थी उद्योग शिल्पों का निरीक्षण। द्वितीय समिति थी विदेशियों की देखरेख। तृतीय समिति थी जन्म मरण का लेखा जोखा। चतुर्थ समिति थी व्यापार और वाणिज्य संबंधी कार्यों के लिए। 5वीं समिति जो थी वो निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण। और छठी समिति क्या करती थी, विक्रय मूल्य का 10वां भाग विक्रय कर के रूप में वसूल करना, जो सेल्स टैक्स होता है, जो आज राज्य सरकार लगाती है आप पे। सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला तथा सीमांत क्षेत्रों का व्यवस्थापक अंतपाल होता था। मौर्य काल में 2 प्रकार के न्यायालय थे, कौन कौन से, दीवानी और फौजदारी, ठीक है। और आज भी तो ये दो न्यायालय हैं, बस 2 ही हैं, और भी न्यायालय होते हैं, लेकिन मौर्य काल में 2 न्यायालय थे। और फौजदारी न्यायालय को इन्होंने कहा कंटक शोधन, और दीवानी न्यायालय को कहा धर्मस्थीय, ठीक है। आजकल तो परिवार न्यायालय भी होने लगे, ठीक है, जो सिविल मामलों को देखते हैं। नगर न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र तथा जनपद न्यायाधीश को राजयुग कहते थे। चाणक्य के अनुसार कानून के 4 मुख्य अंग थे, धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। मौर्य काल में 2 प्रकार के गुप्तचर थे, संस्था और संचार। संस्था जो थे वो एक जगह रह के गुप्तचरी करते थे, और संचार जो थे वो घूम घूम के गुप्तचरी करते थे। स्त्री गुप्तचर भी थी, जिन्हें व्रपली, भिक्षुकी और परिवारजक कहा जाता था, ठीक है। राज्य की अर्थव्यवस्था जो थी कृषि, पशुपालन और वाणिज्य पर आधारित थी। वाणिज्य मतलब व्यापार पे, कृषि और पशुपालन पर आधारित थी, जिन्हें सम्मिलित रूप से वार्ता कहा गया है। अदेव मात्रक यानी कि मुख्य कृषि भूमि, ऐसी भूमि जिसमें बिना वर्षा के भी अच्छी खेती हो सके, उसको क्या कहा जाता है, अदेव मात्रक कहा जाता था। मौर्य काल में चांदी की आहत मुद्राएं चलती थी, ठीक है। देखो सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन यानी कि न्यूमिस्मेटिक्स, तो जिन पर मयूर, पर्वत और अर्धचंद्र की मोहर अंकित होती थी, मौर्य काल में ऐसी चांदी की आहत मुद्राएं चला करती थी, ठीक है। निजी खेती करने पर राजा को उपज का 1/6 भाग दिया जाता था। अगर आप निजी खेती करोगे तो राजा को जितनी उपज होगी उसका 1/6 भाग दे दोगे। बलि एक प्रकार का भू राजस्व कर था। हिरण्य कर अनाज के रूप में न होकर नगद लिया जाता था। राजकीय भूमि से होने वाली आय को सीता कही जाती थी। एग्रोनेमई मार्ग निर्माण के विशेष अधिकारी को कहा जाता था। दूरी मापने की इकाई को 10 स्टेडिया कहा जाता था। कौटिल्य के अनुसार दक्षिण से बहुमूल्य वस्तुएं जैसे कि मुक्ता, मणि, हीरा, सोना, शंख इत्यादि आने के कारण दक्षिण से व्यापार अधिक लाभदायक था। भारत का व्यापार रोम, फारस, सीरिया, मिस्र आदि देशों से होता था। पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति तथा पश्चिमी तट पर सोपारा और भरूच प्रमुख बंदरगाह थे।
ब्याज को रूपिका और परीक्षण कहा जाता था। व्यापारियों के श्रेणी के प्रधान को सातवाह कहा जाता था। अब मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण रहे होंगे। तो अशोक के दुर्बल अधिकारी, एक तो उत्तराधिकारी के निश्चित नियम का अभाव, ब्राह्मणों द्वारा विद्रोह हुआ होगा, राज्यपालों के अत्याचार हुए होंगे, आंतरिक विद्रोह रहा होगा या तो राज्य में, या तो विदेशी आक्रमण रहा होगा, या तो विशाल साम्राज्य रहा होगा, या धन का अभाव रहा होगा, या गुप्तचर विभाग का अभाव रहा होगा, या सैनिक शक्ति का क्षीण होना होगा। ये आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में पूरी जानकारी देने का प्रयास किया गया है। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसा था, अशोक के शिलालेख के बारे में भी बताया गया है। तो ये वीडियो आपके लिए है, पूरा इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे शुंग वंश के, कण्व वंश की और सातवाहन राजवंश की। तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।